हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है हम लोग की सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की। सब्जेक्ट है हिस्ट्री, क्लास है 6। ओके, और चैप्टर है ये थर्ड। चैप्टर थर्ड का ये जो पार्ट है ये दोस्तों 4th पार्ट है, जिसमें से आज हम लोग देखेंगे नगरों में रहने वाले लोगों के लिए नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। क्या है? नगरों में रहने वाले के लिए भोजन। चलिए शुरू करते हैं। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवरों का पालन करते थे। ठीक है, गांव में भी उस टाइम भी देखिए, गांव और शहर दो था। तो नगर में रहने वाले लोग रहते थे, गांव में रहने वाले लोग भी रहते थे। ठीक है, किसान और चारवाहों वही शहरों वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। ठीक है, किसान और चारवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। कहाँ से? जो हड़प्पा से पौधों के अवशेष पता चलता है, वहां से पता चलता है इन सब चीजों की फसलें होती थी। जमीन की खुदाई के लिए हल का प्रयोग किया गया है। यह नई बात थी। किसकी? जमीन की खुदाई के लिए हल का प्रयोग किया गया, यह नई बात थी। हड़प्पा के लोग हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, क्योंकि प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे हल। ठीक है, लेकिन हल के आकार का खिलौना मिला है। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोग कुछ नए तरीके अपनाए होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए लकड़ी के बने हुए हल नहीं मिली, बस उसका प्रारूप मिला है, उसका एक साक्ष्य मिला है कि खिलौना हल। ठीक है, उसी के कारण ये पता चलता है कि उस टाइम पे हल नाम की चीज भी रह थी। ये देखिए, इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए कुछ लोग नए तरीके अपनाए होंगे। ठीक है, उस टाइम पे बारिश की कोई कोई इलाका होता नहीं है, जैसे आज भी है कई इलाके ऐसे जहाँ पर बारिश की संभावना बहुत कम होती है। तो उस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए कुछ नए तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, जरूरत पड़ने के लिए उसको फसलों की सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता था। अभी जैसे कि कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वो लोग जब बारिश होती है तो वो लोग बारिश का पानी इकट्ठा करके एक टैंक में रख लेते हैं, ड्रम में भर लेते हैं बाद में उसका यूज करने के लिए। ठीक है, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। क्या क्या? गाय, भैंस, बकरियां और भेड़ पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। क्या? बस्तियों के आसपास क्या होता? तालाब और चारागाह होते थे। लेकिन सूखे महीनों में मेवाशियों के झुंड चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। लेकिन जब सूखा पड़ता था, सूखे के महीने जैसे कुछ महीने होते कि बारिश नहीं होती थी, जब बारिश नहीं होती तो फसल भी नहीं उग पाते। फसल मतलब ना घास उग पाते, ना कोई पेड़ पौधा पनप पाता था। तो जब पनप नहीं होती थी दोस्तों, तो फिर तो वो लोग दूर दूर तक अपने मवेशियों को ले चारे की तलाश में मवेशियों को लेकर जाते थे। ठीक है, और वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकाते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है दोस्तों, ये चलिए ये हल हम लोग हल देख लेते हैं। ये देखिए, ये है लकड़ी नुमा हल। ये एक खिलौना हल है। ठीक है, ये असली रूप स्वरूप नहीं कि आप लोग कहो कि इतने टाइम तक हल कैसे जीवित रहा, ये वो कैसे इसमें कुछ लगा। ये खिलौना हल है। ठीक है, ये असली हल नहीं है। बच्चों का खिलौना हल। आज हम हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात है कि यह हड़प्पा सभ्यता यहीं की प्रथा रही होगी। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में यहीं की प्रथा थी। चलिए देखते हैं। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण। क्या है? गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के अलावा देखिए, कच्छ इलाके से
कच्छ इलाके में खदीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। इसके कच्छ इलाके, कच्छ मतलब गुजरात साइड, ठीक है, धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था। कहाँ पर? धौलावीरा नगर में साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ होती थी, जमीन भी उपजाऊ होती थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। देखिए, हड़प्पा के स्थल 2 भाग, जैसे एक निचला नगर और एक ऊपरी नगर, ऐसे करके बांटा जाता था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। दीवारों मतलब सुरक्षा के लिए। जैसे कहाँ बताएं आप लोगों को, जैसे ये है, ये घर है तो इसको घेरा जाता था। ठीक है, जैसे इनका इलाका था तो इसको ऐसे घेर दिया जाता था चारों तरफ से। ठीक है, इसके अंदर जाने के लिए बड़े द्वार बनाए जाते थे और जैसे यहाँ पर बड़े द्वार बना दिए जाते थे। जैसे आज के टाइम के बाउंड्री, जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो घर अगर बीच में तो किनारे किनारे बाउंड्री कर देंगे, फिर गेट कर देंगे आने जाने के लिए। ठीक है, इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। धौलावीरा नगर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए खुला मैदान भी था। ठीक है, यहाँ कुछ मिले अवशेष से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों में खुदा पाया गया है। ठीक है, हड़प्पा लिपि में बड़े बड़े अक्षर को पत्थर में खुदा पाया गया है, वो हड़प्पा लिपि थी। ओके दोस्तों, इन अभिलेखों में चलिए देखते हैं। इन अभिलेखों में संभवतः लकड़ी में जड़ा गया एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहरे जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए गए हैं। ठीक है, हड़प्पा के लेख मोहरे जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए गए हैं। गुजरात की खंबात खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसे लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह को कई मोहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने के लिए उसकी छाप मिली है। इसके मुद्रांकन और मुहरबंदी, ठीक है, मुद्रांकन और मुहरबंदी गीली मिट्टी, मुहरबंदी क्या थी? गीली मिट्टी दबाने पे छाप। तो ये देखते हैं, यह एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ माल का उतारा चढ़ा जाता। ये देखिए, यही है लोथल, ये लोथल का बंदरगाह है। देख लीजिए क्या है दोस्तों, ये लोथल का बंदरगाह है। लोथल इसीलिए प्रसिद्ध है अपने बंदरगाह के लिए। ओके, देखिए इसमें ये सब बने हुए हैं, ईंटों के बने हुए। देखिए अभी भी ईंटें दिख रही हैं, कितनी अच्छी किस्म की ईंटों का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक इमारत मिली है। ठीक है, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः इनके मन के काम होता था। ठीक है दोस्तों, मन के बनाने का काम होता था, जो मन के बनाने का काम होता था, ऐसी इमारत मिली है। टुकड़े, अध बने मन के बनाने के उपकरण और तैयार मन के भी मिले हुए हैं। कुछ टुकड़े मिले हुए, कुछ अर्ध बने बनाए मन के मिले हैं और कुछ मन के बनाने के उपकरण भी मिले हैं। मुद्रा और मुद्रा और मुद्रांकन या मुहरबंदी, ये क्या है जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, तो ये देख लेते हैं क्या होता है। मुहरों का प्रयोग
सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था मुहरों का प्रयोग। ठीक है, एक मुहर होती थी, जैसे मतलब उसे छाप दिया जाता था उसकी पहचान के लिए, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद मुहरे पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगा दी जाती थी। ठीक है, जैसे कि अभी कोई लिफाफा बंद किया गया, अभी आप देख लें अगर कोई डाक द्वारा आपके घर लिफाफा, तो उस पर भी ऐसे देखिए, ये लिफाफा अगर है, देखिए ये अगर लिफाफा है, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पर उसको एक ठप्पा लगाकर ऐसे मोहर, ये मोहर ही थी, ऐसे उस टाइम पर भी रहता था। ठीक है, मुहर की छाप को मुहरबंदी कहा जाता, जो मुहर पर छापी जाती थी उसे मुहरबंदी कहा जाता था। अगर आप छाप टूटी नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? आज मुहरों का उपयोग होता है। पता लगा मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। मुहरों का उपयोग हम तो आज डाक द्वारा दिए गए लेटर से ही पढ़े हैं, अब देखे थे एक आध दो बार, हमारे यहाँ लेटर थोड़ी ना आता है। चलिए देखते हैं सभ्यता अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों इन नगरों को छोड़ दिया। ठीक है, सभ्यता का अंत कैसे हो? अचानक से इन लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहरे, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो पर सड़कें पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। मतलब कि एक टाइम पर ये सभ्यता, ऐसा क्या हुआ कि सभ्यता में जो विकसित था वो नीचे की तरफ आने लगा। मतलब जैसे झुग्गियां बनने लगी, पहले पक्के घर बनते थे, अब झुग्गियां बनने लगी। ठीक है, यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया, और तथा इसका कारण ये हो सकता है, मतलब कि नदियों के बाढ़ आने से, सूखा पड़ने से, इन सभी के कारण यह हो सकता है। ठीक है, ईंट के पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास के मैदान समाप्त हो गए होंगे। जब घास के मैदान समाप्त हो गए होंगे तो उनके जानवर भी नहीं जीवित रहे होंगे और ईंधन भी नहीं मिलता होगा। ठीक है, कुछ इलाकों पर बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि इन सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। अभी भी इन सब चीजों में ये पता नहीं लगाया जा सका कि इन नगरों का विनाश कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों से सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। हाँ, क्योंकि सभ्यता तो जैसे ऐसे है नहीं कि कुछ छोटी सी जगह पे सीमित, तो सभ्यता तो बड़ी थी ना। ऐसा लगता है कि शासकों के नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। ठीक है, कहाँ? आधुनिक पाकिस्तान और सिंध के पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नगरों का विकास हुआ होगा। इनके बारे में हम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। देखिए, हमारी सभ्यता का विनाश हुआ कैसे, सभ्यता उद्भव की ओर से पतन की ओर कैसे बढ़ गई, इसमें भी कुछ इतिहासकारों में भी मतभेद है। जैसे कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाढ़ के कारण हुआ है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भूकंप के कारण हुआ है, और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सूखा पड़ने के कारण हुआ है। लेकिन ये सारी चीजें ऐसे थोड़ी ना कि पूरी सभ्यता को नष्ट कर सकती है, इसमें भी तो थोड़ा ना थोड़ा एक विवाद उत्पन्न हो सकता है ना। तो इसीलिए ये लोग विवाद किए हुए हैं, बहुत अच्छे ढंग से किए हैं विवाद मतलब आप ये नहीं लड़ाई झगड़ा, मतलब कि मतभेद। इन्होंने ये अगर कोई बाढ़ बताया तो उन्होंने तो अलग विद्वानों ने उस बाढ़ को खंडन, मतलब बोले वो बाढ़ नहीं था, बाढ़ से सभ्यता नष्ट नहीं हुई, उन्होंने कहा भूकंप से नष्ट हुई है। तो किसी और ने कहा इस बात का खंडन किया कि मत का विभेद हुआ कि
भूकंप से भी नहीं हुआ है, सूखा पड़ने से हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब ये चलिए देखते हैं। कल्पना करो तुम अपने माता पिता के साथ 400 साल पहले लोथल तथा मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे। तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ साथ क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो से में तुम क्या देखोगे, ये आप लोगों को बताना है। आपके लिए ये होमवर्क है, HW कार्य। ठीक है, गृह कार्य है, ये गृह कार्य है आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, ये हमारा चैप्टर 3 आज यहीं पर समाप्त हो गया है और ये 4 पार्ट में समाप्त हुआ है। आप लोग इससे जो लास्ट क्लास हमारी तीनों हुई है प्लेलिस्ट में ऐड है, आप लोग जाके वहाँ पर प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हैं। और कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन हुआ है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके कोई भी PDF, कोई भी नोट्स की रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं। आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर सहायता दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सॉरी चैनल को तो सब्सक्राइब किया जाता है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिए, और जहाँ शेयर कर पाए आप अपने दोस्तों के साथ, कोई फ्रेंड के साथ, सिस्टरों के साथ आप लोग शेयर करिए। ओके दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।